हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीएस की श्रृंखला को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई ने, बी है जॉन मथाई ने, सी है टीटी कृष्णामाचारी ने और डी है आर के सटमुखम ने। तो ध्यान रखेंगे कि स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था, पहला केंद्रीय बजट, वह प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आर के सटमुखम सेट्टी जी के द्वारा। यहीं पर प्रश्न यदि आपसे यह पूछ लिया जाता कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तब आपका उत्तर बदल जाता। अब क्यों बदल जाता उसके बारे में भी जान लीजिएगा। आर के सटमुखम सेट्टी जी के द्वारा पहला केंद्रीय बजट जब प्रस्तुत किया गया था, वह तिथि थी आपकी 26 नवंबर 1947। कौन सी तिथि थी? 26 नवंबर 1947। और यह बजट ज़्यादा समय तक नहीं टिक सका और यह बजट मात्र 7 माह की अवधि के बाद समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद दोबारा जो बजट प्रस्तुत किया गया वर्ष 1950 में, और वह प्रस्तुत किया गया था जॉन मथाई जी के द्वारा। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था, तब आपका उत्तर हो जाएगा जॉन मथाई जी के द्वारा। इन्होंने 1950 में प्रस्तुत किया था। यदि प्रश्न पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था, तब आपका उत्तर हो जाएगा आर के सटमुखम सेट्टी जी के द्वारा। तो दोनों ही प्रकार से अपने प्रश्न को अच्छी तरीके से याद रखेंगे। और इस बजट से ही संबंधित एक और प्रश्न आपका निकलेगा कि अब तक का सबसे अधिक बार बजट पेश करने का गौरव इसे प्राप्त हुआ है। तो अब तक सबसे अधिक बार जो बजट आपके पेश कर चुके हैं वह है मोरारजी देसाई। तो आई होप कि आपको सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो सबसे अधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया है? मोरारजी देसाई ने, जो कि अब तक कुल 10 बार बजट प्रस्तुत कर चुके हैं। इसके साथ साथ आपके सबसे पहला स्वतंत्र भारत का किसने प्रस्तुत किया था? तो 1947 में देश स्वतंत्र हो गया था, तो आर के सटमुखम जी ने किया था। और 1950 में भारत गणतंत्र हो गया था, तब जॉन मथाई जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया था। तो आई होप कि आप ये सारे ही क्वेश्चन डिटेलिंग से समझ चुके होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी निकलता है कि क्या बजट शब्द का उल्लेख संविधान में किया गया है? तो जी नहीं, बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधित जो है आपके उल्लेख किया गया है। तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है लोथल, बी है दैमाबाद, सी है सुतकोता, डी है धौलावीरा। तो हड़प्पाकालीन स्थलों की यदि बात की जाए, इसमें लोथल आपका गुजरात में है, जो कि एक प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था। और बात की जाए सुतकोता की, ये भी आपका हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है और यहाँ पर मुख्य रूप से घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं, घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और डी ऑप्शन था आपका धौलावीरा। धौलावीरा भी आपका गुजरात में स्थित है, जिसे वहाँ की स्थानीय भाषा में कोटला टिब्बा भी कहा जाता है और ये अभी हाल ही में यूनेस्को की धरोहर में भी शामिल किया जा चुका है। यहाँ पर जो हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैमाबाद हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट है कि 1852 में सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती में किसने प्रकाशित किया? गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश जो पुस्तक आपका समाचार पत्र था, उसी को ट्रांसलेट करके गुजराती भाषा में किसने प्रकाशित किया था? ऑप्शन ए है गंगाधर राव ने, बी है विष्णु शास्त्री ने, सी है गोपाल हरि देशमुख ने या डी है करसनदास मूल जी ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, करसनदास मूल जी के द्वारा सत्य प्रकाश नामक समाचार का गुजराती में प्रकाशन किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और प्रश्न है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है या लाल रंग का ग्रह कौन कहलाता है? ऑप्शन है आपके सामने शुक्र, बी है शनि, सी है मंगल और डी है वरुण। तो याद रखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लाल ग्रह के नाम से मंगल को जानते हैं। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसका लाल रंग क्यों होता है, तो यह लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिस कारण यहाँ की जो मृदा है वह लाल हो जाती है और इस लाल मृदा के कारण ही यहाँ पर जो है इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है।
आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, ये प्रश्न काफ़ी बार कंफ्यूज करता है कि सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे अधिक गर्म ग्रह है आपका शुक्र। देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक तो बुध है, लेकिन बुध में इतनी ज़्यादा कार्बन डाई यानी कि CO2 की मात्रा नहीं है जो कि ज्वलनशील होती है, जितनी की मात्रा इस शुक्र में पाई जाती है। तो सूर्य, बुध और शुक्र। तो शुक्र जब आपका आता है जो कि सूर्य से दूरी पर है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गर्म इसीलिए है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा CO2 की मात्रा पाई जाती है जो कि एक ज्वलनशील गैस है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं आप अच्छे से याद रखेंगे। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, लाल ग्रह मंगल है और नीला ग्रह पृथ्वी है। इसके साथ साथ काले ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो शनि को काले ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस देश के साथ स्थलीय सीमा सबसे छोटी है? किस देश के साथ भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान के साथ, बी है म्यांमार के साथ, सी है नेपाल के साथ और डी है भूटान के साथ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भूटान के साथ में जो भारत है वह सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आनंदपुर साहिब में, बी है अमृतसर में, सी है नांदेड़ में, सी है लुधियाना में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि है वह नांदेड़ में स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है कि नेपाल की आधिकारिक मुद्रा को यक्स कहा जाता है। नेपाल की जो आधिकारिक मुद्रा है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है नेपाली टाका, बी है लोटी, सी है बिर और डी है नेपाली रुपया। तो याद रखेंगे कि जो टका है ये सिर्फ टका, ये बांग्लादेश की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? बांग्लादेश की मुद्रा को टका के नाम से जाना जाता है। बात की जाए नेपाली रुपया की, तो जिस प्रकार भारत में ही हम अपनी मुद्रा को रुपया बोलते हैं जो कि भारतीय रुपया है, इसी प्रकार नेपाल की मुद्रा को भी रुपया बोला जाता है और उसे नेपाली रुपया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति कितने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है? भारत का जो राष्ट्रपति है वह कितने मुख्य चुनाव आयुक्त या आयुक्तों की नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि अन्य जो आपके आयुक्त होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति की सलाह पर की जाती है, ना कि उनकी राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा कि निर्वाचन आयुक्त में मात्र एक यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद नंबर 324 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की ओर से कौन उपस्थित होता है? तो यदि उच्चतम न्यायालय में कोई मामला जाता है तो सरकार की तरफ से वहां उपस्थिति देने के लिए कौन अधिकारी पहुंचेगा? ऑप्शन ए है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी है राज्य के महाधिवक्ता, सी है भारत का महान न्यायवादी और डी है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ पर उपस्थित होगा वह हो जाएगा सरकार की तरफ से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भारत का महान न्यायवादी। और इस महान न्यायवादी के पद का जो वर्णन है वह संविधान के अनुच्छेद नंबर 76 के अंतर्गत किया गया है। और आज के वीडियो का क्वेश्चन है आपसे, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है और किस क्रम के हैं। इस चीज़ को भी आप लिखेंगे। जो चीज़ें आप लिख देते हैं उन्हें आप कभी भी नहीं भूलते हैं, तो इसलिए आप जितना उसके बारे में जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि वार्षिक योजनाओं की समय अवधि एक्स थी। जो वार्षिक योजनाएं बनाई जा रही थी, जब पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत भी शुरुआत में पहले आपकी वार्षिक योजनाएं ही बनाई गई थी, तो उनकी अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 1990 से 92 के तहत, बी है 87 से 90 के बीच में, सी है 92 से 94 के बीच में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1990 से लेकर के 92 के बीच में जो योजनाएं बनाई जाती थी वह वार्षिक योजनाएं बनाई जाती थी। इसके बाद में आपके पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाने लगीं। अगला अगर हम यह आपसे पूछ लें कि आप जरा ये बताइएगा कि जो वर्तमान में योजना आयोग है उसको परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो योजना आयोग के आपके परिवर्तन में जो आया है वह आ गया है नीति आयोग। और इस नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह इसका फुल फॉर्म हो जाता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और उपाध्यक्ष कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और अगर CEO की बात की जाए तो वह है सुमन बेरी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए है दीवान शाह ने, बी है लॉर्ड केक ने, सी है जमान शाह ने और डी है कश्मीर के राजा ने। तो देखिए
आपके मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से वीडियो डाल रखी है कि कहाँ से यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, और एक एक चीज़ इतनी अच्छी तरीके से आपको स्टोरी वे में बताई कि आप वहाँ कभी भी नहीं भूलेंगे। तो अगर आपने वह वीडियो देख रखा है तो आप ये आंसर बहुत आसानी से कर पाएंगे, इसके पीछे की स्टोरी भी रिमेंबर कर पाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जमान शाह के द्वारा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वह था, ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी है वैरन हेस्टिंग, सी है कैनिंग और डी है लॉर्ड वेलेस्ली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और अगर वेलेजली की बात की जाए तो सहायक संधि लाने वाले कौन थे, वेलेजली थे। यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि सहायक संधि का सबसे अधिक प्रयोग किसने किया तो वेलेजली होगा, लेकिन इसका जो जनक कहा जाए तो वो डुप्ले हो जाएंगे, क्योंकि ये सहायक संधि लाए तो डुप्ले थे लेकिन इसका इतना ज़्यादा प्रयोग और प्रचलन नहीं हो पाया जो कि वेलेजली के द्वारा किया गया। इसलिए हम कभी कभी इनको ही उसका जो है जनक के रूप में देख लेते हैं। तो आप अपने कन्फ्यूजन को दूर रखेंगे कि इसके जनक कौन है, डुप्ले, लेकिन इसका सबसे अधिक प्रयोग किसके द्वारा किया गया है तो वेलेजली के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए संसार यानी कि विश्व की आपसे पूछी जा रही है, और वो भी कौन सी, सबसे ऊंची नहीं, सबसे ऊंची दूसरी चोटी, मतलब दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ऑप्शन आपके सामने है गॉडविन ऑस्टिन, बी है कंचनजंगा, सी है नंदा देवी और डी है नंगा पर्वत। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन आपके सामने जो दिए गए हैं उसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यदि यहीं पर प्रश्न ये कह दिया जाता कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो कि प्रथम होती, तो वह आपकी हो जाती माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए याद रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर कर पूछ लिए जाते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी जिसमें भारत की और विश्व की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी, सभी चोटियों से संबंधित प्रश्न एक ही वीडियो में ला दूंगी। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो एक बार हम यहीं पर चीज़ों को रिकॉल करेंगे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है आपकी गॉडविन ऑस्टिन है। यदि बात यहीं पर भारत के परिप्रेक्ष्य में की जाए तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है कंचनजंगा जो कि नेपाल में स्थित है। और यहीं पर अगर बात की जाए जो कि पाक अधिकृत है और वह है गॉडविन ऑस्टिन। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये भारत की भी है और विश्व की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट है कि यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है। यक्षगान लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन ए है केरल में, बी है कर्नाटक में, सी है तमिलनाडु में, डी है आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यक्षगान का संबंध कर्नाटक से है। कुचिपुड़ी का यदि पूछा जाए तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। और इसके साथ साथ आपके मोहिनी अट्टम और ओणम, मोहिनी अट्टम और ओणम इनका संबंध कहाँ से है, तो केरल से है। तो ये सभी प्रश्न आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एशिया के किस भाग में पाकिस्तान अवस्थित है। एशिया की परिप्रेक्ष्य में जो पाकिस्तान है उसकी स्थिति को बताया गया है। ऑप्शन ए है दक्षिण एशिया में, ऑप्शन बी है उत्तर एशिया में, सी है पूर्वी एशिया में, डी है इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए में कहा गया है कि दक्षिण एशिया के भाग में पाक अवस्थित है, यानी कि पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है दिए हुए विकल्पों में से जो कि संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। तो हम फटाफट से देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है वह कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके सामने भारत के प्रधानमंत्री, बी है भारत के वित्त मंत्री, सी है भारत के राष्ट्रपति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि सी में आपके राष्ट्रपति दिया गया है जो कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर के रूप में यदि हम कथनों में जाएं तो केवल आपका सही हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम बात करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 74 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार से प्रधानमंत्री के पद का वर्णन किया गया है। यदि बात की जाए
भारत के वित्त विभाग की वित्त की, तो वहाँ पर 280 में भारत के वित्तीय विभाग का वर्णन किया गया है। इसके संबंध में भी हम जान लेते हैं कि जो संसद के 3 सदन आपके कहे गए हैं, 3 अंग कहे गए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। संसद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है और राज्यसभा का वर्णन 80 में और लोकसभा का वर्णन 81 में किया गया है। तो ये अनुच्छेद को भी आप क्रम से याद अवश्य रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और यहाँ पर जो प्रश्न है वह आपका तकनीकी शिक्षा से संबंधित आ जाता है कि MS एक्सेल का अभिन्न अंग है। ये कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली में आप जाएंगे तो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि MS एक्सेल का अभिन्न अंग है। ऑप्शन ए है MS ऑफिस, बी है MS वर्ड, सी है ग्नोम ऑफिस और डी है के ऑफिस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। MS एक्सेल का जो अभिन्न अंग है वह MS ऑफिस कहलाता है। अगला प्रश्न है गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास के प्रमुख उद्देश्य को किस पंचवर्षीय योजना में नारा बनाया गया। तो सीधा सा अगर मैं प्रश्न करूं कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए योजना अवकाश में, बी है चौथी पंचवर्षीय योजना में, सी है रूलिंग प्लान में, डी है पांचवी पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पांचवी पंचवर्षीय योजना में जब इंदिरा गांधी का समय चल रहा था उसी समय गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए स्तूप का संबंध ही किससे होता है, बौद्ध धर्म से। तो ये जो धमेक स्तूप है वह कहाँ पर अवस्थित किया गया है। ऑप्शन ए है बोध गया में, सी है सारनाथ में, बी है सारनाथ में और सी है सांची में, डी है कौशाम्बी में। तो देखिए कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है, याद रखेंगे कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। लुम्बिनी में इनका जन्म होता है, लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है और ये अपना जो प्रथम उपदेश है वह कहाँ पर देते हैं, तो सारनाथ में ये अपना प्रथम उपदेश देते हैं। और किस भाषा में देते हैं, तो जनसाधारण की भाषा जो कि वहाँ पर बोली जाती थी उस पाली भाषा में देते हैं। और धमेक स्तूप जो स्थापित किया गया है वह भी सारनाथ में ही स्थापित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था और जिसे इतिहास में धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना के नाम से बौद्ध धर्म के प्रथम उपदेश को जाना जाता है। और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया में हुई थी। तो ये सारे ही स्थान आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर मैं एक बार फिर से रिकॉल करना चाहूँ तो याद रखेंगे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, बोध गया में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ होता है, लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया गया, तो सारनाथ में। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाया, तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। और महात्मा बुद्ध की जो कह सकते हैं इनके संबंधित स्थली है वह कौशाम्बी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों, जैन प्लस बौद्ध धर्म दोनों की सम्मिलित स्थली कौन कहलाती है, तो कौशाम्बी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए है आपके सामने कीनिया, बी है मैक्सिको, सी है इंडोनेशिया और डी है ब्राज़ील। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैक्सिको से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर आपके जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं वे खत्म होते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर हो सकूँ। और आप फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए वीडियो आपको अच्छे से मिल पाएंगे। तो आई होप कि आपको ज़रूर वीडियो पसंद आया होगा, आपने लाइक भी किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का ध्यान रखिए, उनका सम्मान कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। और अपने क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।